तो हेलो गाइस, क्या हाल चाल। देखो, अब पिछली वीडियो में मैंने तुमको कंप्यूटर की हिस्ट्री के बारे में बताया था, तो आज की वीडियो में बात करेंगे इंटरनेट की स्टोरी। मतलब इंटरनेट बॉर्न कैसे हुआ था। तो सबसे पहले एक चीज़ सुन लो, 1960 में दो सुपर पावर थी, रसिया और अमेरिका। इन दोनों के बीच में युद्ध हुआ रहता था कि भाई कौन ज़्यादा आगे निकले, कौन पहले आगे निकले, कौन ज़्यादा इन्वेंशन करे, सारी चीज़ें। तो अमेरिका के साइंटिस्ट के दिमाग में एक चीज़ आई, अगर रसिया ने हमारे सेंट्रलाइज सिस्टम जो हमारे फ़ोन नेटवर्क हैं उनके सेंट्रल बिल्डिंग पर बॉम्ब गिरा दी तो क्या होगा, हमारा सारा कम्युनिकेशन ठप पड़ जाएगा। तो इसी सोच को लेकर एक ऐसा आइडिया आया उनके पास जो अगले 60 साल में इतना तगड़ा इन्वेंशन बना, जो आज की दुनिया का मेन चीज़ है, वो है इंटरनेट। तो सारी चीज़ें बताऊंगा कैसे कैसे शुरुआत हुई, तो शुरू करते हैं। तो एक्चुअली ये समझो कि फ़ोन नेटवर्क स्टार्ट कैसे हुआ। पहले तो फ़ोन नेटवर्क के बारे में सुनो, फिर इससे आगे आगे जो कहानी है वो इंटरनेट की तरफ जाएगी। तो सबसे पहले फ़ोन नेटवर्क। तो फ़ोन नेटवर्क किसने बनाया सबसे पहले, तो एक साइंटिस्ट हुआ करते थे, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, 1976 में। तो उन्होंने सबसे पहले टेलीफोन की खोज की थी। सिंपल सा आइडिया था, अगर तुम इसको घर पे भी यूज़ कर सकते हो। दो ग्लास लेना प्लास्टिक के, उनमें छेद करना दोनों में, बीच में धागा बांधना और एक अपने कान पर रखना, एक अपने दोस्त के को पकड़ा देना। वो मुंह से बोलेगा, तुम अपने कान पर रखना, तो वो आवाज़ आएगी। ये सिंपल सी चीज़ है। क्यों आती है गूगल कर लेना, आती है क्योंकि साउंड फ्रिक्वेंसी में ट्रेवल करती है, तो धागे के द्वारा वो फ्रिक्वेंसी में ट्रेवल होकर हमारे कान तक आती है। तो वो, और हाँ, एक और चीज़, कितनी भी दूर तुम एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, धागा कितना भी बड़ा कर सकते हो, मगर आवाज़ आएगी। ये सच बात है। तो इसको आइडिया लेकर उसने टेलीफोन बनाया था। मगर एक प्रॉब्लम थी, उस टाइम पे बहुत ज़्यादा वायर की ज़रूरत पड़ती थी। मतलब हर इंसान के लिए अलग अलग वायर यूज़ करने पड़ते थे। मतलब मैं अगर अपने दोस्त को कॉल कर रहा हूँ तो एक वायर चाहिए उसके लिए, और वो दूसरा दोस्त उस दोस्त के पास फ़ोन कर रहा है जो जिस पे मैं कर रहा था, तो उसके लिए भी एक अलग वायर चाहिए। तो हर इंसान के लिए अलग अलग वायर की ज़रूरत पड़ी थी, तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। फिर 1978 में तो सबसे पहला जो कॉल हुआ था वो अलेक्जेंडर ने अपने असिस्टेंट पे किया था, मिस्टर वाटसन पर। क्या किया था, मिस्टर वाटसन कम हेयर, आई वांट टू सी यू। है, देख लो हम मजाक कर रहे हैं साले। तो आगे सॉल्यूशन इसका ये आया कि 1978 के आसपास एक सेंट्रलाइज एक्सचेंज बना, जिसमें उसका क्या क्या काम था उस बिल्डिंग में। तो एक बिल्डिंग हुआ करती थी बहुत बड़ी, जिसमें सारा ये नेटवर्क सेटअप हुआ करता था। उसमें क्या होता था कि एक स्विच बोर्ड रहते थे, बहुत बड़े बड़े स्विच बोर्ड। तो उसमें वायर लगे रहते थे। अगर जैसे मुझे कॉल करना है अपने दोस्त पे, तो वो मेरा कॉल जाएगा पहले सेंट्रलाइज बिल्डिंग में। तो बिल्डिंग में तुमसे पूछेगी वो जो ऑपरेटर रहता है, ऑपरेटर, कि किस पे कॉल करना है तुमको। मुझे जैसे मुझे राकेश पे कॉल करना है, तो मैं कहूँगा राकेश पे कॉल करना है। तो वो मेरे जो बात है, मतलब मेरे जो टेलीफोन का वायर है, उस राकेश वाले वायर से कनेक्ट करवा देगी, स्विच में लगा देगी। इससे क्या फ़ायदा हुआ कि बार बार हर इंसान के लिए अलग वायर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, हम स्विच करके काम चला सकते थे। मतलब अभी तक ये मैनुअल चीज़ होती थी। इसमें काफ़ी प्रॉब्लम भी थी। मतलब एक छोटी सी सिटी के लिए काफ़ी ज़्यादा ऑपरेटर्स चाहिए थे उसको मैनुअल यूज़ करने के लिए। तो एक 1992 की बात है, एक फर्नल डायरेक्टर हुए थे एल्मोन स्ट्रोगर। तो उनका ये था कि वो एक मतलब कोई बिजनेस वगैरह में थे, तो उनको शक था कि जो ऑपरेटर है वो उनकी बातों को उसके कंप्यूटर तक पहुंचा रही है मैनुअल स्विच करके। मतलब उसके जो बातें हैं उस टेलीफोन को अपने कंप्यूटर के वाले वायर में स्विच कर देती है, प्लग कर देती है। तो वो कंप्यूटर मेरी सारी बातें सुन रहा था। उसको क्यों शक था, क्योंकि जो ऑपरेटर थी वो वाइफ थी उसके कंप्यूटर की। तो उसको गुस्सा आया, तो उसने मैनुअल सिस्टम को हटाने की जिद में एक ऑटोमेटिक सिस्टम ला दिया कि ऑटोमेटिक स्विच हुआ करेंगे अब सारी चीज़ें। तो ठीक है, आगे फिर बात काफ़ी आगे बढ़ी। फिर 1957 से 1969 तक चल रहा था कोल्ड वॉर। तो 1957 ने तो सेप्टोनिक नाम की सैटेलाइट थी जो रसिया ने स्पेस में भेज दी थी उस टाइम पे। तो अमेरिका एकदम चौंक गया, भाई ये क्या कर रहे हो, ये अमेरिका वाले रसिया वाले तो हमसे आगे निकल जाएंगे। तो उसने एक एजेंसी बनाई, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी। तो उसका काम ये था, सिर्फ अमेरिका ये चाहता था भाई कितने भी पैसे में आग लगा दो, कुछ भी करो, बस रसिया से आगे निकल जाओ, इससे आगे मत निकलने दो। कुछ भी करो, जैसा भी करें, जो भी करना है वो करो करो बस। एक साइंटिस्ट थे पॉल बैरन। तो उनका एक आइडिया था कि क्यों ना हम कम्युनिकेशन को, देखो आजकल क्या था उस टाइम पे, उस टाइम पर भी 1960 में के सेंट्रलाइज सिस्टम थे वो स्विच वाले। तो अगर उस पर रसिया ने बॉम्ब गिरा दिया तो क्या होगा, सारा कम्युनिकेशन ठप पड़ जाएगा, हमारी बातचीत बंद हो जाएंगी, तो अफरा तफरी मच जाएगी। तो उसका ये था कि ये सिस्टम को हटा दो, इस सिस्टम को हटाना चाहिए हमको। हमको कुछ ऐसी चीज़ लानी चाहिए जो हम डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकें, ऐसी चीज़ें ना हो। मतलब एक जादुई तरीका, हम मैसेज सेंड कर सकते हैं।
जैसे हम टॉक करते हैं ना तो मैसेज सेंड कर सकें, ऐसी चीज़ें हम ईजाद कर लें। तो सबसे पहले दिमाग में आया कि चलो ठीक है कुछ बनाते हैं। तो उनका एक आइडिया था, उनका मेथड था कि हम नॉलेज को छोटे छोटे टुकड़ों में शेयर करेंगे, सेंड करेंगे, तो इससे आसानी होगी। क्योंकि क्योंकि हम कम्युनिकेशन, इतनी बड़ी बड़ी कम्युनिकेशन को एक साथ नहीं ट्रैवल करा सकते, तो हम छोटे छोटे पीसेस में ट्रैवल करा देंगे इलेक्ट्रिक सिग्नल के द्वारा। तो ये सारी सेटअप उनका आइडिया था, तो उन्होंने सेटअप किया, सारी चीज़ें सेटअप करी। एक UCLA में जो लॉस एंजलस में है, वहाँ पे एक स्टूडेंट को बैठा गया और एक इंसान, एक साइंटिस्ट स्टैनफोर्ड में बैठा गया 550 किलोमीटर दूर। तो वो कंप्यूटर्स दो कंप्यूटर्स कनेक्ट किए गए आपस में, वायर के थ्रू ही कनेक्ट हुए थे उस टाइम पे। और उनके पास में रखे थे टेलीफोन, जो वो भी वायर के थ्रू थे। टेलीफोन इसलिए थे कि कॉल पे हम ये बता सकें वो आपस में कि क्या क्या चल रहा है, जो लेटर उसने भेजा है कि वो पहुंच रहे हैं या नहीं पहुंच रहे। तो सेटअप कुछ इस प्रकार था। और क्यों कैसे काम करने वाला था ये वो सुन लो। एक IMP नाम से मशीन थी जो कि उस लेटर को छोटे छोटे पीसेस में कर देगी। जैसे एल उसने वो टाइप करने वाले थे लॉगिन, मतलब UCLA में जो स्टूडेंट था वो अपने कंप्यूटर में लॉगिन टाइप करने वाला था, और वो उसका आइडिया था, वो चाहता था कि स्टैनफोर्ड में लॉगिन टाइप हो उस कंप्यूटर में। तो जैसे अगर तो IMP क्या काम करती थी, अगर जैसे एल लेटर लिखा उसने तो उस एल लेटर को तोड़ेगी सिग्नल्स में, बाइनरी फॉर्म में या कैसे भी करके। तो वो उस इन्फॉर्मेशन को, उस डाटा को छोटे छोटे पीसेस में तोड़ेगी, 0101 करके। तो उसकी कहानी में तुमको आगे समझाऊंगा कि ये चीज़ें क्या हैं, ये 01 में लेटर के क्यों होते हैं, कैसे होते हैं, तो वो आज बाद में बताऊंगा तुमको। तो सबसे पहले ये सुन लो, ठीक है। IMP में, तो IMP में फिर वो वायर के थ्रू डाटा जाएगा स्टैनफोर्ड वाली IMP में। फिर स्टैनफोर्ड वाली जो IMP है वो उसे कंप्यूटर में भेज देगी और लेटर तुम्हारा प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो एल उसने स्टूडेंट ने प्रिंट किया, कॉल आया, ठीक है भाई एल आ गया। फिर उसने ओ प्रिंट किया, तो कॉल आया, भाई ठीक है ओ भी आ गया। फिर उसने जी प्रिंट किया तो सिस्टम क्रैश हो गया था। मतलब इंटरनेट का सबसे पहला जो वर्ड भेजा गया था वो था LO। सिस्टम क्रैश हुआ तो कुछ घंटे बाद उसने वो जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व भी कर दी थी, लॉगिन पूरा भेज दिया था। मगर सबसे फेल्ड जो क्रैश था इंटरनेट का वही। तो ये बात काफ़ी फैली और ये नेटवर्क बड़ा होने लगा, तो 2 यूनिवर्सिटी और इसमें ऐड ऑन हो गई थी। वो थी UC सेंटा बरबरा और एक यूनिवर्सिटी वो था। तो ये 4, पूरे देश में 4 यूनिवर्सिटी थी। इनका जो नोट्स था 4 यूनिवर्सिटी थी बस, जो पूरे देश में कनेक्टेड थी आपस में। और उस नेटवर्क का नाम रखा गया था ARPANET। फिर 1970 तक ARPANET काफ़ी स्केल होने लगा था, मिलिट्री यूज़ में काम आने लगा, तो साइंटिस्ट यूज़ करने लगे थे, इंजीनियर्स यूज़ करने लगे थे, और मिलिट्री बेस यूज़ करने लगे थे, और यूनिवर्सिटी तो कर ही रहे थे, और ज़्यादा बढ़ने लगा था ये सारी चीज़ें। मगर उस टाइम पे एक प्रॉब्लम थी कि अलग अलग कंपनी अपना अपने कंप्यूटर्स बना रही थी, मगर उनके पास वो कंप्यूटर्स को बात करने के लिए अलग अलग लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ती थी। हमको कॉमन लैंग्वेज नहीं थी उस टाइम पे हर कंप्यूटर की। तो 2 साइंटिस्ट हुए, विंसर्फ और बॉब कहन, तो उन्होंने ये सॉल्यूशन दिया प्रॉब्लम का। उन्होंने 2 चीज़ें इन्वेंट करी थी, एक IP एक TCP। तो IP क्या होता है, IP एक एड्रेस होता है, IP एड्रेस। उसका क्या काम होता है कि हम किसी भी कंप्यूटर का एड्रेस याद नहीं कर सकते। IP एड्रेस क्या होता है, जैसे तुमको मान लिया कि तुमको पता है कि मुझे एक कोई कुरियर वगैरह भेजना अपने दोस्त राहुल के पास, बस तुम्हें ये पता है कि राहुल के पास भेजना, तो उसका एड्रेस नहीं है। तुम पूछ पूछ के जाओगे काफ़ी लोगों से कि ये उसका बता दो, उसका घर बता दो, उसका घर, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गई। तो IP एड्रेस क्या था, हर कंप्यूटर के लिए एक स्पेसिफिक यूनिक एड्रेस था, जिससे हम डाटा को ईजीली और इफ़ेक्टिवली हम उसको सेंड कर सकें, बिल्कुल परफेक्टली, ज़्यादा हमको टाइम वेस्ट करना ना पड़े, ढूंढना ना पड़े। तो एड्रेस से हम जल्दी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और TCP का काम क्या था, जो डाटा है बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाता था, तो जब सेंड होता था, तो TCP का काम ये था, सिर्फ नहीं बहुत बड़ा काम था ये, कि उस डाटा को कंट्रोल करे, उसको सही सलामत दूसरे कंप्यूटर्स तक पहुंचाए। वो ये ना छूट जाए कि जैसे जैसे छोटे छोटे पैकेट्स होते थे, नंबर्स वाइज होते थे। जैसे एल को जैसे तुम मान लो 4 पैकेट्स में डिवाइड किया गया, तो 1 2 3 4 वो पैकेट्स का नाम हो गया। तो TCP का काम ये था कि 1 2 3 4 उसी ऑर्डर में उस कंप्यूटर में जाए, और उस ऑर्डर में फिर वहाँ पे प्रिंट हो 1 2 3 4। ऐसा ना हो कि पहले 3 हो जाए, 2 हो जाए, 1 हो जाए, ऐसे कुछ, तो फिर सिस्टम ख़राब हो जाएगा। तो TCP का ये काम था, संभाल के वो डाटा को दूसरे
कंप्यूटर्स तक पहुंचा था। कंप्यूटर्स की जर्नी काफ़ी इजीली हो गई थी, मतलब हमको अब एड्रेस पता थे, हम अब डाटा एफिशिएंटली भेज सकते थे अच्छे से संभाल कर। तो फिर बात आगे बढ़ने लगी 1993 में। ऐप जो एपरेंट था, अप्रनेट था, जो अपर्नेट नेटवर्क था वो ऑफिशियली टीसीपी और आईपी में पूरी तरफ से तब्दील हो गया था, और उस टाइम को इंटरनेट का बर्थडे भी सेलिब्रेट किया जाता था, है अभी। तो और आगे बढ़ के ये सारी चीज़ें हुई, तो 1990 में अर्पनेट जो नेटवर्क था उसको ऑफिशियली रिटायर कर दिया। और हाँ, 1983 से 84 बीच में एक डीएनएस आया था। डीएनएस क्या होता है वो सुन लो। देखो, अब तक था आईपी एड्रेस, अब भी है आईपी एड्रेस, मगर उस टाइम क्या था कि आईपी एड्रेस को हम याद नहीं कर सकते। उसका वो था 192.11263 ऐसे नंबर्स हुआ करते थे, तो याद करने में प्रॉब्लम होती थी। डीएनएस निकाला गया इसका सॉल्यूशन। वो क्या क्या काम करता है कि उस आईपी एड्रेस को छुपा के टेक्स्ट में बदल देगा। मतलब जैसे यूट्यूब है, तो यूट्यूब का आईपी एड्रेस है कुछ 19 करके जो भी है, तो हमको 1924 वो वगैरह सर्च करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हमको यूट्यूब सर्च करने की ज़रूरत है। मतलब डीएनएस का काम था कि उस आईपी एड्रेस को टेक्स्ट में बदल देना, ताकि नॉर्मल इंसान को नंबर याद ना करना पड़े, वो इजीली टेक्स्ट याद कर ले और एक्सेस कर ले सारा नेटवर्क। और 1990 में ये रिटायर क्यों हुआ था अर्पनेट, ये सुन लो कि एक नया नेटवर्क आया था NSFNET नाम से, जो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल था, काफ़ी ज़्यादा फास्टर था अर्पनेट से, तो वो रिटायर कर दिया गया था। तो फिर आगे इसी नेटवर्क पे काम किया गया था, यूनिवर्सिटी वगैरह सारी चीज़ें इसी पे यूज़ हुई। तो 1993 में सबसे पहला ब्राउज़र आया हमारा मोसैक, जो कि मार्क एंड्रीसन ने बनाया था। जो कि अब इससे पहले क्या होता था कि टेक्स्ट हम सिर्फ इंटरनेट से एक्सेस करते थे, मगर इसके बाद हम टेक्स्ट और इमेज दोनों ही एक्सेस कर पा रहे थे, तो काफ़ी ज़्यादा ये हिट हुई। तो मार्क ने एक कंपनी बनाई नेटस्केप नाम से, तो उस टाइम पे काफ़ी यूनिक थी, तो बहुत ज़्यादा वायरल हुई ये सारी चीज़ें, तो ये हिट हुई कंपनी। मगर जो माइक्रोसॉफ्ट था उस टाइम पे, जो हार्डवेयर वगैरह बनाता था और विंडो बनाता था, तो उसको उस टाइम पे वो टेक जेंट था पूरा, तो उसको घबराहट हुई कि भाई ये सारा हमारा मार्केट खा जाएगा इंटरनेट का। तो उन्होंने अपना एक ब्राउज़र बनाया, और उस ब्राउज़र को बंडल करके अपने विंडो के साथ देने लगे फ्री में, बिना डाउनलोड करे, मतलब इंटीग्रेटेड ब्राउज़र देने लगे थे विंडो में। तो लोगों का क्या था कि भाई हमको अगर फ्री में क्या, अगर हम लोगों का क्या था कि अगर हमको बिना डाउनलोड करे मिल रहा है नेटवर्क, अच्छा ब्राउज़र मिल रहा है, तो हमको क्यों ज़रूरत है किसी और अदर ब्राउज़र को। तो इस हिसाब से नेटस्केप की डिमांड थोड़ी कम होने लगी और माइक्रोसॉफ्ट बढ़ने लगा। तो धीरे धीरे नेटस्केप ख़त्म हो गया पूरा पूरा। तो फिर 1995 से 2000 तक के बीच में आया बहुत पावरफुल मूवमेंट, वो था डॉट कॉम का बूम। उसमें क्या होता था कि अगर किसी भी कंपनी के बाद में डॉट कॉम लिखा है, तो वो कंपनी वायरल होनी ही होनी है, उसको भर भर के इन्वेस्टमेंट मिलेगी इन्वेस्टर से। क्यों कि इन्वेस्टर को लगता था कि अब जो युग आने वाला है वो है इंटरनेट का युग, तो जो डॉट कॉम वाली कंपनियां हैं वो इतना पैसा कमा के देंगी, इतना पैसा कमा के देंगी, कोई उसकी सीमा नहीं है। तो मगर एक प्रॉब्लम थी उन कंपनियों के साथ कि उनके पास ना ही कोई आइडिया था अच्छा, ना कोई प्लान था, ना कोई कस्टमर थे, ना कोई प्रोडक्ट था अच्छा वाला। बस हाइप में वो अपना हाथ, बहती गंगा में हाथ धोना चाहते थे कि हाँ भाई यार सब चल रहे हैं तो डॉट कॉम बूम कर रहा है, तो बस डॉट कॉम रख लो और पैसा ही पैसा। मगर ये 2000 में बबल फटा बहुत तगड़ा वाला, सारी कंपनियां बर्बाद हो गई, इन्वेस्टमेंट का इन्वेस्टमेंट ख़त्म हो गई सारी सारी। क्यों? सिर्फ यही रीज़न था, उनके पास कोई प्लान नहीं था। बस जो उस एरा में बची थी वो कंपनियां थी अमेजॉन, ईबे, वो क्यों बची थी? क्योंकि उनके पास रियल कस्टमर्स थे, रियल प्रोडक्ट था, वैल्यू फॉर, मतलब वो इस रीज़न सबसे बड़ा यही था कि उनके पास वैल्यू थी इंसानों को देने के लिए, तो वो सर्वाइव कर पाई इन चीज़ों को। मगर और सारी कंपनियां बर्बाद हो गई। फिर उसके बाद 2004 में वेब 2.0 आया, उसके जो कि कंटेंट क्रिएशन का बूम था उस टाइम पे, उस टाइम से शुरू हुआ बूम। 2004 में फेसबुक आया, 2005 में यूट्यूब आया, फिर उसके बाद तो आता गया सारी चीज़ें होती गई और बूम एकदम। आजकल इंटरनेट, एआई वगैरह, मशीन लर्निंग क्या से क्या हो रहा है। तो इंटरनेट आज के ज़माने का बादशाह है। अगर इंटरनेट बंद हो गया तो इंटरनेट, अब ये समझो इंटरनेट, तुम बहुत से लोग सोच रहे होंगे ये है क्या इंटरनेट। इंटरनेट सिंपल सिर्फ ये समझो, डाटा का आदान प्रदान करना ही इंटरनेट है। ठीक है, तो एक एग्जांपल लेते हैं। चलो, तुमने अपने ब्राउज़र में यूट्यूब सर्च किया, तो ब्राउज़र को तो नहीं पता यूट्यूब क्या होता है, तो
वो डीएनएस से उसका आईपी एड्रेस निकालेगा कि भाई ये यूट्यूब है क्या, उसको देखना ज़रा। तो आईपी एड्रेस देगा डीएनएस के, भाई ये एड्रेस इसका 129 जो भी है। तो उसके बाद क्या होगा, तो उसके बाद होगा इंटरनेट का एक खेल चालू। क्या होगा वो, तुम अपने फ़ोन से वाईफाई वगैरह से कनेक्टेड होगे उस टाइम पे, इंटरनेट वगैरह से। तो वो जाएगा आईएसपी, आईएसपी फिर उसके बाद जाएगा बहुत सारे राउटर्स के पास जाएगा, जो जो हैं हमारे सिम टावर वगैरह, एयरटेल वगैरह हैं। फिर उसके बाद मतलब एयरटेल वगैरह यही काम करते हैं कि बस हमारे जो रिक्वेस्ट डाली गई हैं उनको देखें, और फिर जो हम क्या सर्च करने वाले हैं उस रिक्वेस्ट को सेंटर तक पहुंचाएं, और उधर से रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करे, जो भी उधर से जो आउटपुट आउटपुट है उसको सेंड मतलब रिसीव करके हमको दिखाएं। तो उनका एयरटेल जियो वालों को सिर्फ ये काम है, सिर्फ नहीं बहुत बड़ा काम है। गूगल या यूट्यूब के सर्वर पे जाएगा जहाँ तुमको सर्च करना है जो कुछ, फिर यूट्यूब सर्वर तुम्हारी रिक्वेस्ट को पढ़ेगा, फिर सर्वर तुम्हारे पढ़ेगा क्या चीज़ तुमको चाहिए, फिर वही खेल के सर्वर राउटर्स को भेजेगा, राउटर्स आईएसपी को भेजेगा, फिर तुम्हारे नेटवर्क को, फिर तुम्हारे फ़ोन में। तो यही सारी चीज़ें होती रहती हैं इंटरनेट। और एक और छोटा सा एग्जांपल ले लो रेस्टोरेंट वगैरह का, जो बहुत कॉमन एग्जांपल है उसको ले लो। जैसे तुमने किसी को वेटर को ऑर्डर किया कि भाई मुझको ये चीज़ लानी है, तो वो हो गई रिक्वेस्ट। फिर वो वेटर जाएगा किचन में इंटरनेट के थ्रू, और किचन क्या है, सर्वर में खाना बनता है, मतलब डाटा है। तो वो जो हमको चाहिए वहाँ से किचन से लाएगा रेस्पॉन्स के थ्रू, जो कि है रेस्ट, तुम्हारे फ़ोन स्क्रीन पर रख देगा, मतलब तुम्हारे टेबल पर रख देगा। यही तो सिर्फ फंडा है नॉर्मल सा, सिर्फ यही फंडा है इंटरनेट का। तो ठीक है, आज की वीडियो में तुमको स्टोरी बताई इंटरनेट की। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। देखो मैंने ऊपर ऊपर से बताई ये सारी चीज़ें, मैंने डीप नहीं घुसा अभी तक किसी भी टॉपिक में, क्योंकि मैं सिर्फ अभी स्टोरी बता रहा हूँ। ठीक है, मैं आगे जो वीडियो आने वाली हैं जो मैं तुमको पढ़ाऊँगा, आज मैं खुद पढ़ रहा हूँ, तो जो तुमको चीज़ें पढ़ाऊँगा तो उसमें मैं काफ़ी ज़्यादा डीप जाने वाला हूँ, सारी चीज़ें बताऊँगा। बाइनरी वगैरह यूज़ नहीं है अभी, मतलब कंप्यूटर्स की हिस्ट्री बता दी, बाइनरी वगैरह का नहीं जिक्र किया गया। तो बाइनरी वगैरह और मेमोरी वगैरह सारी चीज़ों को डिटेल में कवर करेंगे। मतलब हमारा जो कंप्यूटर साइंस का जो तरीका रहेगा ना पढ़ने का, थोड़ा अलग रहेगा औरों से। तो मैं तुमको चाह रहा हूँ कि तुम बस टेक्नोलॉजी में थोड़ा सा इंटरेस्ट दिखाओ, इसलिए मैं तुमको सारी चीज़ें बता रहा हूँ। मुझे क्योंकि मुझे लगता है ऐसे, मुझे नहीं पता तुम लोगों को लगता है या नहीं लगता, मगर जब मैं पढ़ने बैठता हूँ कोई भी टॉपिक को, मुझे लगता है कि मुझे उस टॉपिक का बिल्कुल लो से आना चाहिए। क्यों, ये कब हुआ, कैसे स्टार्ट हुआ, सारी चीज़ें। तो मैं सोच रहा हूँ अगर मेरे जैसा कोई ऐसा बंदा है तो उसके लिए हेल्प हो सकती है। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।